नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है बंटवारा, किसी लड़ाई का अंत नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को भला बुरा कहो। दूसरी ओर से रीना बोलती है, भाभी अपनी औकात में रहिए। 3 महीने हो गए हैं, मेरा पति ही इस घर का खर्च चला रहा है। अगर मैंने तुम्हारी बेटी को थोड़ा सा बोल दिया तो आप इतना आग बबूला क्यों हो रही हैं? तब कविता बोलती है, हाँ हाँ, तुम्हारा पति अगर घर चला भी रहा है तो मेरी कुछ मजबूरी है, और तुम जो अपने काम से चोरी करती हो और सारा काम मुझे करना पड़ता है, उसका क्या? और यह बोलकर कविता रीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ती है। कविता जैसे ही रीना के गाल पर तमाचा जड़ती है, तभी रीना का पति जोर से चिल्लाकर बोलता है, भाभी आपकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ। ललित को चिल्लाता देखकर उसके बड़े भाई सुनील भी किचन में आ जाते हैं। तब दोनों भाइयों में इतनी जोर से कहा सुनी होने लगती है कि सभी देखकर दंग रह जाते हैं। इधर ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह अपने भाई का कॉलर पकड़कर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उन दोनों के पिताजी घर में प्रवेश करते हैं। अपने पिताजी को देखकर दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं और एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं। पहले तो पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो राधे श्याम जी अपनी बहुओं की तरफ देखते हैं, तो वह भी आपस में ऐसे लड़ रही थी जैसे आज ही एक दूसरे का खून पी जाएंगी। कविता रीना पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी को अपशब्द और मेरे पति को भला बुरा कहने की? और ऐसा बोलते हुए रीना को फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अभी राधे श्याम जी कुछ बोलने वाले ही होते हैं कि ललित अपने भाई का कॉलर पकड़ लेता है और चीखते चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नहीं रहूँगा इनके साथ, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? किस चीज़ का बंटवारा? बंटवारा का नाम सुनते ही राधे श्याम जी को अजीब सा लगता है और वह मन में सोचते हैं, यह क्या हो गया मेरे घर को, जहाँ प्यार से सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, आज न जाने किसकी नज़र लग गई। तभी राधे श्याम जी के कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वह अपने यादों की भंवर से निकल कर आते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं रह सकता। मैंने तुम लोगों को इतनी मेहनत से लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम दोनों को शर्म नहीं आती कि हमें इस बुढ़ापे में यह दिन दिखा रहे हो? फिर राधे श्याम जी का गुस्सा भी इतना बढ़ जाता है कि वह किसी की भी नहीं सुनते हैं। अरे नालायकों, तुम्हें तो अपनी पत्नियों को समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं लड़ना है, और तुम ही दोनों शत्रुओं की भांति अपने सामने खड़े हो गए हो। फिर राधे श्याम जी आग बबूला होते हुए इधर उधर टहलने लगते हैं और एक बार फिर से जोर से चिल्ला कर बोले, यह मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ इस घर से। यह कहते हुए राधे श्याम जी ने बेड से ही गुस्से में गिलास जमीन पर दे मारा। वह गिलास चकनाचूर हो गया और जमीन पर बिखर गया। आज वह गिलास ही चकनाचूर नहीं हुआ था, बल्कि गीता निवास में एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हुए थे। वह सपने में जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे खुश रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा क्या चाहेंगे? खैर, गीता जी राधे श्याम जी का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती हैं, किंतु राधे श्याम जी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था, क्योंकि आज दोनों बेटों और बहू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने में। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो राधे श्याम जी डाल डाल और उनके बेटा बहू पात पात। झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटा बहू अपने कमरे में चले गए और राधे श्याम जी गुस्से से आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गए। गीता भवन अपने मोहल्ले में राधे श्याम जी का सबसे नामचीन घर है और इस घर का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी गीता जी के नाम पर रखा था। गीता जी के घर में बड़ा बेटा सुनील और बहू कविता और इन दोनों की 5 वर्षीय बेटी सिया और छोटा बेटा ललित और बहू रीना और 2 वर्षीय बेटा अंकित है। सुनील बोला, नहीं रहना है मुझे इस घर में, जहाँ भाई भाई में फर्क किया जाता है, और आज तो बहू में भी फर्क होने लगा। कविता जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम आज अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा रहे हैं। सुनील गुस्से से चिल्लाया। तभी कविता सुनील के पास जाकर उसे समझाती है कि आप जरा शांत हो जाइए, वो पिताजी हैं हमारे, और अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं
कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नज़र में आप और भैया दोनों समान हो। तुम जो भी कहो कविता, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, सुनील ने कविता से कहा। कविता सुनील को समझाते हुए कहती है, गलती तो हर इंसान से होती है और झगड़ा किस घर में नहीं होता है। आज इस घर में जो भी झगड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ। मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। कविता रो पड़ी। सुनील ने कविता को समझाते हुए कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। कविता, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सुनील अलमारी से बैग निकाल रहा था, किंतु कविता ने सुनील को अपनी कसम देकर उसे इस घर से जाने से रोक दिया। सुनील गुस्से में बैग पलंग पर पटक कर घर के बाहर चला गया। तभी सुनील की नज़र आंगन में बैठे माता पिता पर जाती है, लेकिन सुनील बिना कुछ बोले मेन गेट से बाहर चला जाता है। चारपाई पर उदास मन से बैठे पिता कभी सुनील को और कभी अपने घर को देख रहे थे। रात को खाने का समय हो गया। कविता ने सबके लिए खाना बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। रीना गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सब ने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने कमरे में चले गए। राधेश्याम जी भी अपने कमरे की जाने लगे। तभी कविता ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो, राधेश्याम जी ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। राधेश्याम जी कुछ न बोले और अपने कमरे में चले गए। कविता ने गीता जी से भी बात करने की कोशिश की। गीता जी भी कुछ ना बोली, वह भी अपने कमरे में चली गईं। कविता रीना का खाना बिना कुछ बोले रीना के कमरे में रख आई। रीना भी गुस्से में मुंह फुलाए कुछ ना बोली। कविता को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अपने घर में कभी इस तरह का मन मुटाव नहीं हुआ था और आज बात यहाँ तक पहुँच गई। घर के सदस्य ही आपस में बात नहीं कर रहे थे। यह सब सोचते सोचते रात के 11 बज गए। रात के 12 बजे कविता के भाई का फ़ोन आया। मम्मी की तबीयत खराब है और तुम्हें याद कर रही हैं। कविता ने कहा, ठीक है भैया, आप मुझे कल लेने आ जाओ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। कविता ने सुनील से बात की। सुनील ने कविता को मायके जाने के लिए हाँ कह दिया। कविता ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। कविता के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो कविता बहुत समझदार महिला है, किंतु कविता की समस्या यह है कि वह अपनी तकलीफ या दुख किसी के सामने कह नहीं पाती है। तभी कविता ने एक खत लिखा। आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझे और इस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर राधेश्याम जी की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वह रोज की तरह जब डायरी लिखेंगे तो वह यह खत देखकर जरूर पढ़ेंगे। और खत रख कर वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह कविता ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। तब तक कविता का भाई भी आ गया। कविता के भाई आरा को देखकर राधेश्याम जी और गीता जी चौंक गए। आरा उनके चरण स्पर्श कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी आरा उन्हें बताता है कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की है, इसीलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक सुनील और कविता भी आ जाते हैं। सब साथ साथ मिलकर लंच करते हैं। फिर कविता अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके आ जाती है। कविता के मायके जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली भी लगा रखी थी जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती है, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रख सकते। यह काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। गीता जी भी कुशल गृहिणी थी, लेकिन कविता के मायके जाने के बाद घर गृहस्थी न चाहते हुए भी गीता जी को ही चलानी पड़ रही थी। रीना से तो कुछ खास उम्मीद है ही नहीं। रीना का अगर मन होता तो थोड़ा सा बहुत काम करती, वरना छोड़ देती और अपने बेटे को लेकर चली जाती अपने कमरे में। घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। झगड़े के बाद किसी से बातचीत ना करना
ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना। अब रीना ने आदत बना ली थी। रात के समय जब खाना खाकर अपने कमरे में सब चले गए, राधे श्याम जी भी रात्रि भोजन कर अपने कमरे में चले गए। अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक खत था। राधे श्याम जी ने वह खत खोला और वह खत की लिखावट देखकर समझ गए, एक खत हो ना हो, कविता ने ही यह खत लिखा है। राधे श्याम जी समझ गए कि कविता ने माफ़ी मांगने के लिए एक खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर राधे श्याम जी ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी राधे श्याम जी ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। राधे श्याम जी ने अब डायरी खोली और उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने उसे खत को खोला। खत खोलते ही पहले पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ पिताजी, मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है और मैं आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता का समान सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं, अपितु अपनी भावनाओं से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी ही है, मुझे रीना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी, आपने यह जानने की कोशिश की कि मैंने यह कदम क्यों उठाया है? इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उदंड व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बहू। तुम तो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती बनकर आई थी। राधे श्याम जी खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपनी चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। कविता के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया। पुरानी बातें याद आते ही पिताजी की आंखों से आंसू लुढ़क गए और पिताजी अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने आंसू पोंछकर राधे श्याम जी खत को आगे पढ़ने लगे। पीछे से गीता जी ने कंधे पर हाथ रखा। राधे श्याम जी सकपका गए। तभी गीता जी उनकी ओर देखते हुए बोली, आपकी आंखों में आंसू? राधे श्याम जी ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया, और वो आंख मलने लगे। राधे श्याम जी की आंखों से अनायास अश्रुधारा बह चली। गीता जी राधे श्याम जी को चुप कराने लगी। राधे श्याम जी आगे बोलते हैं, गीता, मैं वाकई में गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या उसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जान मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यह कहते हुए राधे श्याम जी रो पड़े। गीता जी राधे श्याम जी को चुप कराती हैं और कहती हैं, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालत की है। कौन से माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? तभी गीता जी की नज़र राधे श्याम जी के हाथ पर रखे खत पर पड़ती है। गीता जी वह खत राधे श्याम जी के हाथ से ले लेती हैं और पूछती हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? और खत राधे श्याम जी के हाथ से लेकर खत पढ़ने बैठ जाती हैं। खत पढ़ने ही गीता जी की आंखें भी भर आती है। राधे श्याम जी गीता जी को समझाते हैं, गीता, सब ठीक हो जाएगा, और गीता जी के हाथ से एक खत लेकर पढ़ने लगते हैं। गीता जी, रीना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उस दिन रीना के हाथ में दूध भरा गिलास था और सिया से गलती से रीना को धक्का लग गया। तभी रीना ने सिया पर हाथ उठाया। सिया रोती रही, लेकिन रीना का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने सिया पर तंज कसा और कहा, तू लंगड़ी के साथ अंधी भी निकली। तभी पीछे से ललित भैया बोले, इस गिलास की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? छोटी तो पराई घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ललित भैया को चिल्लाया। तभी रीना बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चिल्लाने की?
पहले आप अपने निकम्मे नकारा पति को संभालिए जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पलता है। मुझे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने रीना को जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। तभी उस वक्त आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। यह सब सुनील से भी देखा नहीं गया, इसीलिए वह आप पर भड़क गए और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मजबूरन मुझे यह खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि रीना और ललित के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और यह झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी गीता जी बोलती हैं, हमारी कविता बहुत ही समझदार मिलनसार है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना और कलह तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते को भी हंसाने वालों में से है। ललित और कविता में भी कितनी बनती थी। दोनों देवर भौजाई कम दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी आगे गीता जी बोलती हैं, रीना कुछ संकुचित स्वभाव की है। उसे ललित का किसी से भी ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही ललित को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस कड़ी में हम इस रीना को ब्याह आए थे। गीता जी आगे बोलती हैं, कविता कितनी खुश थी अपने देवर की शादी को लेकर। भैया की शादी में यह करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे। हमेशा कान खींचती आने दो मेरी देवरानी को, अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया। हमने ललित का रिश्ता तय कर दिया। रीना बहुत ही सुंदर, गोरी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। ललित भी इंजीनियर था। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। लेकिन रीना नासमझ थी, किसी के भड़कने पर भड़क जाती थी। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत काम करना। चंचल सी रीना जब हमारे घर में आई तो उसे कुछ घर गृहस्थी समझ नहीं आती थी। जितना काम बने कर लेना, नहीं बने तो साफ साफ मना कर देना, लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना। गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ लेना और गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांगने में भी कसर नहीं छोड़ना। चंचल सी रीना का दिन भर घर में इधर उधर फुदकते रहना। वही कविता बड़ी ही समझदारी और धैर्य से अपने कर्तव्यों को अच्छी से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। कविता अपनी गृहस्थी को भी बहुत अच्छे से चला रही थी। वहीं रीना भी घर के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनें जैसी ही रहती थीं। कविता रीना को भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारे परिवार ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की शुरू कर दी। कुछ देर रुक कर गीता जी बोलती हैं, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारे दोनों बहू ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्योहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से सुनील का एक्सीडेंट हुआ है, तब से ललित के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही आपस में बातचीत बंद हो गई। कविता से पूछा तो उसने कहा कि कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार जब रीना से पूछा तो बोलती है, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद रीना कविता को ताना मारती होगी, इसीलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। गीता जी अभी बोल ही रही थी कि तभी राधे श्याम जी बोले, अब चुप करो गीता, मुझे आगे खत पढ़ने दो। और फिर आगे खत पढ़ते हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं और हमारी सिया का उस हादसे के बाद आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी ही मुश्किल से सिया को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। कभी सिया को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती है, लेकिन रीना ने तो उस दिन सिया को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द कहे हैं। रीना आए दिन मुझे ताना मारती है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन आज बात मेरी बेटी पति की है। आप दोनों तो बात समझते हैं पिताजी, जरा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देती है। पिताजी, हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वह दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन रीना और भैया ने तो उन दोनों को आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया है। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताना मार देता है क्या? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी ना डालें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी, सिया के पैर से लगी गहरी चोट के कारण सिया में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है
और घटना के बाद सिया बहुत बड़ी ही सहमी डरने लगी है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना बात की सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में ही खत रखकर राधेश्याम जी बोलते हैं, बात तो सही है। जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे यह भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है, और ना ही मैं जानने की कोशिश की। तभी गीता जी कहती हैं, अगर आपको झगड़े की वजह नहीं मालूम थी तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? मैं भी उसे वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपके गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी राधेश्याम जी बोलते हैं, गीता, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि कविता ने रीना पर हाथ उठाया और हमारे घर में किसी भी प्रकार के हिंसा को, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं कविता को चिल्लाया, लेकिन सुनील बीच में आकर मुझसे कहने लगा कि आप ललित और मुझ में फर्क करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है गीता। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे ही समान हैं। तभी कविता भी बीच में बोल पड़ी थी, पिताजी, सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हमें फर्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह रीना को चिल्लाते। और गीता, यही बात मुझे एक तीर की तरह चुभ गई कि मुझे कविता से इस तरह की अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसीलिए मैंने उन चारों को कहा कि निकल जाओ तुम लोग हमारे घर से। अब तुम ही बताओगी, क्या हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी एक उंगली को ज्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता जी उदास स्वर में बोलती हैं, हमारे लिए हमारी जिंदगी में 5 उंगलियों का उतना ही महत्व है जितना एक उंगली का। तो फिर गीता, बताओ कहाँ गलत हूं मैं? राधेश्याम जी ने कहा, हम हमारी संतानों में फर्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे दोनों बच्चों और बहू को बहुत चाहता हूँ और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ गीता। मेरे लिए तो यह सब बराबर है। मैं अपने सब बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी उंगलियों के साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं, इस तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सबको साथ रखना चाहती हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। तो गीता जी राधेश्याम जी को शांत करते हुए कहती हैं, कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहते कि उसके परिवार का बंटवारा हो। कविता को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की है। आप तो जानते ही हो, इन 3 महीनों में कविता ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो यह लगता था कि हमने सुनील और सिया को खो दिया है, लेकिन कविता का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा ही थी कि वह अपने पति और बेटी को मौत के मुंह से बचा लाई है। याद है वह मनहूस दिन जब सुनील और सिया का एक्सीडेंट हुआ? हम सब तो बहुत टूट कर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वह कविता ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अटूट श्रद्धा की वजह से ही आज सुनील और सिया हमारे बीच में हैं और कविता हर कदम पर अपने पति और बेटी का साहस बनी। और आज कविता की हिम्मत से सब हुआ है। सुनील और सिया अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से कविता ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया है और रीना और ललित ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। कविता की जगह कोई और भी होती तो वह भी यही करती जो कविता ने किया। वह गलत नहीं है। तभी कुछ देर रुक कर गीता जी बोली, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने सुनील और ललित से भी पूछा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं बोला और कविता ने आपका अनादर किया था, इसीलिए मैंने गुस्से में कविता की एक भी बात ना सुनी। उस समय मुझे कविता की बात सुननी चाहिए थी। मैंने रीना से भी बात करी तो वह कहने लगी, ललित पिछले 3 महीना से घर का खर्च उठा रहे हैं और उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। घर में सिर्फ ललित को ही सैलरी अच्छी मिलती है। पूरा घर ललित की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। सिया ने गिलास तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ
नुकसान कर देती है। हम अभी से उसे नहीं सिखाएंगे तो वह कैसे सीखेगी? हम अगर फिजूल खर्चे पर काबू नहीं रख करेंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और अगर ललित ने कुछ कह दिया तो कविता भाभी को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं थी। जो व्यक्ति काम कर खिलाएगा तो वह थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन कविता भाभी ने तो बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। मुझे बात सुनाते हुए रीना अपने कमरे में चली गई थी। हमारी कविता तो बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज कसना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी राधे श्याम जी बोलते हैं, मैं जानता हूँ गीता, कविता बहुत अच्छी है, अच्छी तो रीना भी है, लेकिन थोड़ी ना समझ है, किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन रीना भी दिल की बुरी नहीं है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी गीता जी बोलती हैं, आपकी बहू रीना इतनी भी अच्छी नहीं है। राधे श्याम जी आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्तों को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर सुनील को बिजनेस करने और सिया और सुनील के इलाज में ही सारे पैसे चले गए, और ब्याज काट पीट कर जो मिलता है उसे ही थोड़ा घर का खर्च पानी निकल जाता है। गीता, तुम तो जानती ही हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझे भी काम नहीं बनता है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि कविता ने रीना को थप्पड़ मारा और ललित सुनील का कॉलर पकड़ रहा है, और मुझसे यह सब देखा नहीं गया। और मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ है, तो वह कुछ नहीं बोले। और फिर सुनील बोलने लगा, आप मुझ में और ललित में फर्क करते हैं। और कविता भी तैस में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में रीना के साथ में नहीं रहूंगी। आप इस घर का बंटवारा करो और इस रीना को हमसे अलग कीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया, यह मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ। और तभी ललित ने भी कहा, मुझे भी इन सब की शकल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन कविता ने मना कर दिया और बोली, हम नहीं जाएंगे इस घर से। मैं रीना से अलग होना चाहती हूँ, माँ और पिताजी से नहीं। तभी ललित जोर से चिल्लाकर बोलता है, तो क्या यह हमारा घर नहीं है? हम भी इसी घर में रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। रीना भी बोल पड़ती है, अब हम एक पल भी कविता भाभी के साथ नहीं रह सकते। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है इस घर का बंटवारा। तभी राधे श्याम जी कहते हैं, गीता, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचते हुए गीता जी बोलती हैं, एक उपाय है, और वह यह है कि हम दोनों बेटों का किचन अलग अलग कर देते हैं। यह क्या कह रही हो तुम गीता? यह भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर जरा ध्यान दें। मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने को बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चों के हिसाब से खाना बना सकते हैं। और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा, और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह कहते हुए गीता जी रो पड़ी। राधे श्याम जी गीता जी को चुप करते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी राधे श्याम जी आगे खत को पढ़ते हैं। कविता आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन रीना ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। मैंने सब सह लिया, लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो रीना के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। वह अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं रीना से अलग होना चाहती हूँ, आप से या मम्मी से नहीं, और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप रीना को अलग कर दीजिए। हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे और हमारे लिए भी यह सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी कविता। राधे श्याम जी खत को मोड़ कर रख देते हैं और फिर गीता जी से बोलते हैं, गीता,
मैं कविता का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही ललित को बोलकर रीना का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे राधेश्याम जी बोलते हैं, लेकिन रीना भी दिल की बुरी नहीं है। गीता जी बोलती हैं, रीना को उसकी माँ ने ही सिखाया होगा। रीना घंटों अपनी माँ से फोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी। घर में झगड़ा करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुम्हें अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वह रीना का घर बसाने नहीं दे रही हैं। और एक बार तो अपनी माँ से फोन पर बोल रही थी, अभी तो अंकित छोटा है, इसीलिए सबकी बात सुनती हूँ। जब अंकित बड़ा हो जाएगा फिर तो मैं किसी की एक बात भी नहीं सुनूंगी, सीधे अलग हो जाऊंगी। मैंने यह बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नज़र रखती हैं। मैंने इस बात पर फटकारा भी तो वह कहती है, जरूर कविता भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मायके बात करती हैं। मैंने तो कभी यह नहीं कहा कि यह क्या बात करती हैं, तो आप मेरी बात क्यों ध्यान देती हो। मैंने उस बात के बाद से रीना को कुछ नहीं कहा। मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय रीना और कविता की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज रीना की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि गीता जी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे के बाहर रीना खड़ी रहती है। रीना को देखकर राधेश्याम जी और गीता जी दोनों ही चुप हो जाते हैं। रीना कमरे के अंदर आती है और अपने सास ससुर से गुस्से में कहती है, मम्मी वाह, आपने मेरे बारे में यह कैसी सोच बना रखी है और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यह बोलते हुए रीना रो पड़ी। पापा जी, जब देखो तब मम्मी हमेशा कविता भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी गीता जी बोलती हैं, रीना तुम छुप छुप कर हमारी बात सुन रही हो क्या? यह हम पर नजर रखना नहीं हुआ? वाह मम्मी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं तो आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरी प्रति सोच है उसे देखकर मैं बहुत आहत हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से कविता आ जाती है और बोलती है, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और गीता जी के गले लग जाती है, तो रहो अपनी मम्मी के साथ। रीना गुस्से से बोलती है और कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर। और कमरे से बाहर निकल जाती है। ललित उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और जाते जाते बोल जाती है, मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते। और टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इधर गीता जी और राधेश्याम जी कविता को आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं। गीता जी पूछती हैं, अरे कविता, तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। कविता ने कहा, मम्मी मुझे यह ऑफिस से आते वक्त ही ले आए और यह बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आ गई। कविता की नज़र खत पर पड़ जाती है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह बोलते हुए कविता पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने कविता को चुप करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू, मुझसे भी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह बोलते हुए राधेश्याम जी भावुक हो उठते हैं। कविता भी भावुक हो जाती है। नहीं पापा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालत की है। तभी सिया आती है और कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। कविता सिया को अपने कमरे में ले जाती है। सिया को सुलाकर यूं ही मायूस वहीं बैठ जाती है। तभी सुनील कविता से पूछता है, क्या बात है कविता, तुम ठीक तो हो? कविता सुनील के गले मिलकर रो पड़ती है। सुनील कविता को चुप कराते हुए पूछता है, कविता क्या बात है, मुझे बताओ। कविता बोलती है, अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायका में आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी बदल जाएगा। कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही रहती हैं, तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूँगी। दूसरे दिन भाई मुझे लेने आ गया।
मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय लाकर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज़्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई। पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम है। कभी आपको शक्कर ज़्यादा लगती है तो कभी कम। और मैं भाभी का चेहरा देखते रह गई। तभी सिया से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। यहाँ बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। नाक में दम करके रखा है मेरा। मैं अकेले किस किस को संभालूं। और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं की जाती है यह मेहमानों की मेहमान नवाजी। मुझे तो अलग रहना है। अब बस बहुत हो गई आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी कि छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं। भाभी तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरे माता पिता बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से बात करने की कोशिश भी की। माँ से कहा भी कि भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही हैं। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी। फिर भाभी की सोच ऐसे कैसी हो गई। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, यह कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। बेटा तू अपने आप को ही ले ले। कविता, तू अपने सासू की कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी यह ख्याल आया ना कि सब तुम ही क्यों करो। उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा यह बता, जब तेरे बच्चे की डिलीवरी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ दी? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब यह सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तुमने 2-4 काम ज़्यादा कर दिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना। तो बेटा फिर अपने देवरानी से ऐसा क्यों कहती हो? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं, उसका बच्चा छोटा है। अपने ससुराल की पल पल की खबर हर बात यहाँ तुम मायके में बताती हो तो कभी भाभी को बताती हो। बेटा आज वही तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हाल समझदारी से निकलना चाहिए। अपनी माँ से यह बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात की और हम सब ने उनके दिल को कितना ठेस पहुंचाई है। तब मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा पाप किया और मुझसे गलती हुई है। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसीलिए मैंने सुबह से आपको फ़ोन करके बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। कविता का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। राधेश्याम जी ने कविता को माफ़ कर दिया। रीना के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। रीना को मायके गए हुए 15 दिन हो गए। ललित ने रीना से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन रीना उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर बार ललित का फ़ोन काट देती। एक दिन सुबह सुबह रीना अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर से पता चला कि रीना के हाथ की हड्डी टूट गई है, साथ ही पैर की हड्डी भी टूट गई। हाथ और पैर दोनों पर ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टर ने कहा 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। रीना की माँ और रीना की भाभी ने 8 से 10 दिन तो रीना की खूब सेवा की, लेकिन रीना की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना, माँ तुमने यह नहीं बनाया या यह काम नहीं किया। रीना अभी तक ललित से बात नहीं कर रही थी। एक दिन रीना की माँ ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है रीना, अब ललित का फ़ोन ही नहीं आता है क्या? रीना मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, उनके फ़ोन तो रोज़ आते हैं, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी और अंकित का एडमिशन भी यहीं पास के स्कूल में ही करवा दूँगी। रीना की माँ यह बात सुनकर साफ साफ रीना से बोली, देख बेटी, बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। आखिर माँ भी बुजुर्ग हैं, आज हैं या कल नहीं। अब माँ ने रीना से साफ साफ कह दिया कि बेटा तुझे मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तेरी सेवा और मदद ज़रूर करूँगी। बेटा यह पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए और हाथ भी ठीक हो जाए, फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी।
माँ ने उसे आदेश दिया। रीना माँ की बात सुनकर अवाक सी रह गई। रीना गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फ़ोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा, मैं तेरी बात इसलिए सुनती हूँ कि तेरे मन में कोई बोझ ना रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना ज़हर भर गया है। और एक बात बेटी, तो खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा कि अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग रहो? तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। रीना, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है रीना अपने घर को टूटने से बचाने का। तभी रीना ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने ललित को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी और दूसरे दिन ललित के साथ अपने घर आ गई। घर में जब सबने रीना की हालत ऐसी देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। कविता ने जाकर रीना को गले लगा लिया। रीना ने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और कविता से भी माफ़ी मांगी। सबने उसे गले से लगा लिया और सबने रीना को माफ़ कर दिया। राधे श्याम जी का परिवार हंसी खुशी साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे रीना भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी कविता की तरह ही अपने सास ससुर के निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। कविता भी अपने मायके गई। वहां जाकर कविता ने देखा कि भाई भाभी और पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। कविता को देखकर सभी बहुत खुश हुए। कविता ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए। बेटा, घर के मनमुटाव दूर किया जा सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे बंटवारा कर लें तो वह खाई कभी नहीं भर सकती है। और बेटा, बंटवारा सिर्फ घरों का ही नहीं, बड़े बुजुर्गों का भी होता है। अपने बच्चों को अलग होते देख बुजुर्गों का दिल कितना आहत होता है, ये तुम बच्चे जब बड़े बूढ़े हो गए तब समझोगे। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। तभी कविता की भाभी पीछे से आती हैं और कविता अपने भाभी के गले लगकर रो पड़ती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।